हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं 2 जून से 8 जून का। ये सेशन संडे को आना था, लेकिन संडे को आप लोगों को बैंकिंग अफेयर से इंट्रोड्यूस कराना था, तो इसलिए इसको मंडे को पोस्टपोन किया है। आगे से ये संडे को दोपहर 12 बजे ही रहा करेगा। तो वीकली करंट अफेयर में हम लोगों ने अपना फॉर्मेट चेंज किया था, और हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की मदद से हम अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 2 जून से लेके 8 जून तक की सारी न्यूज को कवर करेगा। देखते हैं आप लोगों ने क्या किया है और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ूं, अपनी बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को मैं आगे लेके चलूं, उससे पहले आपको मैं सारी जानकारी दे दूं। कोई भी स्टूडेंट जो पीडीएफ की डिमांड कर रहा है, डेली सीए, वीकली सीए, ये सारी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। परचम ऐप का टेलीग्राम जो है वो आप ज्वाइन कीजिए, परचम क्लासेस का, और वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ बैंक्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ डाउट अगर आपको आता है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई भी टेक्निकल ग्लिच अगर आ रहा है, तो ये गिवन नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप या इस मेल आईडी पे मेल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, ऑफिस टाइमिंग में ही कॉल किएंगे तो ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं अभी कौन कौन सी न्यूज हमें करनी है। सबसे पहली न्यूज, किससे रिलेटेड है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द गुडलेपा हैलिकरी अवार्ड फॉर द ईयर 2024? ये किसको मिला है ये अवार्ड? ये अवार्ड मिला है सिद्धालिंगा पट्टाना शेट्टी जी को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, सिद्धालिंगा पट्टाना शेट्टी। तो जो ये गुडलेपा हैलिकरी है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने महात्मा गांधी वगैरह बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के साथ काम किया है। तो सिद्धालिंगा जी एक पोएट है। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है, आप आंसर देख सकते हो डी, इस साल का अवार्ड इनको मिला है। इनकी इमेज आप यहां देख सकते हो। ठीक है, तो पोएट और प्ले राइटर हैं और पोएट हैं ये सिद्धालिंगा पट्टाना शेट्टी। इनको ये गुडलेपा हैलिकरी अवार्ड जो है 2024 का मिला है। गुडलेपा हैलिकरी मेमोरियल फाउंडेशन इस अवार्ड को देते हैं, जो होसारिती हावेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ये 19th रेसिपिएंट होंगे इस अवार्ड के। ऐसा मेमोरियल फाउंडेशन के, यानी गुडलेपा हैलिकरी मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरपर्सन ने बताया कि 19th रेसिपिएंट होंगे, और इसके अंदर उनको 25,000 रुपीज और एक मोमेंटो मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज देखें उससे पहले क्वेश्चन, वेयर वाज द न्यू आर्ट स्पीसीज पैरा ट्रेचाइना नीला डिस्कवर्ड? ये कहाँ डिस्कवर हुआ है? वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न हिमालय पे, थार डेजर्ट पे, सुंदरबन में। तो ये जो है ईस्टर्न हिमालय के अंदर एक नई चींटी, एक नई आंट, ब्लू आंट जो है वो डिस्कवर हुई है। आप देख सकते हो इस तरीके की दिखती है, जिसका पूरा जो बॉडी है वो बिल्कुल ब्लू कलर का दिखेगा आपको, लेकिन कुछ कुछ इसके लेग्स ब्लू नहीं है, मैंडिबल ब्लू नहीं है। ठीक है, तो ये एक पैरा ट्रेचाइना नीला, ये इसका नाम है, और ये जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। ठीक है, ये इसकी सेकंड स्पीसीज है। एक स्पीसीज पहले इंडिया में देखी गई थी, अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये इसकी सेकंड स्पीसीज देखी जा रही है, यानी कि ये आपको नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये एक न्यू आर्ट स्पीसीज है ईस्टर्न हिमालय के अंदर। जिनस क्या है? पैरा ट्रेचाइना। ठीक है, ब्लू कलर का है, इंसेक्ट है। ठीक है, नाम क्या है मैंने आपको बताया, आगे नीला और लगा दिया जो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है इसकी सेकंड स्पीसीज जो है वो भारत में देखी जा रही है। 121 साल पहले एक स्पीसीज जिसका नाम था पी एसियाटा, ये देखी गई थी, जो इसी जीनस से बिलोंग करती है। ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अभी सियांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में इसकी डिस्कवरी हुई है, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसकी डिस्कवरी हुई है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ 2 mm से भी छोटी है, और ये एक काफी स्मॉल आंट है और मेटेलिक ब्लू कलर की है, एक्सेप्ट फॉर द एंटीना, मैंडिबल्स और लेग्स। एंटीना, मैंडिबल और लेग्स जो है वो ब्लू कलर के नहीं है, बाकी इसकी पूरी बॉडी जो है वो मेटेलिक ब्लू कलर की है। ये डिस्कवरी जो है वो एंटोमोलॉजिस्ट प्रियदर्शनन धर्मराजन और शहनान श्री आर, जो अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट यानी एट्री से बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु, इन्होंने जो है, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, इन्होंने जो है
ये मिलके इसकी डिस्कवरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच इंस्टीट्यूट हैज बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन 2024 का किसको मिला है, ये निमहंस को मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जो कहाँ लोकेटेड है, देखिए ये बेंगलुरु लोकेटेड है, ठीक है। ये अवार्ड जो है बेंगलुरु लोकेटेड निमहंस को मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस हेल्थ प्रमोशन के लिए इस अवार्ड को देती है, तो 2024 का अवार्ड निमहंस को जाता है, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन के लिए दिया जाता है। 2019 में WHO ने इसको इस्टेब्लिश किया था, इस अवार्ड को 2019 में WHO ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड मिल चुका है या मिल सकता है, ठीक है। तो ये थी निमहंस की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वाटर सोर्स ऑफ रिवर संकोसी लोकेटेड। देखो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर इस रिवर को क्लीन किया जा रहा है और इसमें से बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बाहर निकाला है। तो इस संकोसी रिवर का जो वाटर सोर्स है वो कहाँ पे है, वो है आपका झेंगझेंगबो ग्लेशियर तिब्बत के अंदर, झेंगझेंगबो ग्लेशियर तिब्बत, ठीक है। आंसर इज डी। देखते हैं नेपाल रिवर, नेपाल की रिवर है, ईस्टर्न नेपाल वाले इलाके में पड़ती है ये, ठीक है। फिर ये 7 नदियां मिलके कोसी नदी के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। तो नेपाल रिवर संकोशी क्लीन अप रिमूव्स 24,575 kg ऑफ प्लास्टिक इन 36 आवर, यानी 36 घंटे के अंदर 24,575 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट इस नदी से निकाला गया, ठीक है। ये एक नेपाल के अंदर संकोसी रिवर है, बागमती प्रोविंस को सींचती है ये, यानी उस एरिया के लोगों को पानी प्रोवाइड करा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कैप, कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉर प्रिवेंटिंग प्लास्टिक लीकेज इन रिवर। और कौन से प्रोग्राम के अंडर है ये प्रोजेक्ट है और प्रोग्राम का नाम है प्लीज प्लास्टिक फ्री रिवर्स एंड सीज ऑफ साउथ एशिया। ये प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंडर संकोसी रिवर को 134 लोगों ने मिलके साफ किया। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, सतकोशी रिवर की, सतकोशी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, इसको याद रखोगे, ठीक है। तो यही बताया गया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये कोसी रिवर भारत में नेपाल तिब्बत से जो एंट्री कर रही है उससे पहले 7 नदियां इसके अंदर मिल चुकी है, ठीक है। तो इसको सप्तकोशी रिवर भी कहते हैं। कोसी रिवर जो ईस्टर्न नेपाल को ड्रेन कर रही है उसको सप्तकोशी रिवर भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 7 रिवर्स जो है वो ज्वाइन करती है। कोसी रिवर में कौन कौन सी रिवर है, संकोशी है, इंद्रावती है, तांबा कोशी है, भोटे कोशी है, दुध कोशी है, अरुण है और तमुर है। ये 7 रिवर्स मिलके कोशी नदी बनाती हैं। झेंगझेंगपो रिवर, झेंगझेंगपो ग्लेशियर जो तिब्बत के अंदर है, वहां पे संकोशी रिवर का वाटर सोर्स है, ठीक है। और फाइनली ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर गंगा नदी को ज्वाइन करके बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। तो ये पूरा सफर रहता है कोसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। डीपी मनी secured the gold medal in the men's javelin throw event. Nayana James clinches the silver medal in the women long jump. तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरी गलत है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ओनली 1, क्योंकि ये विमेन लॉन्ग जंप नहीं है। देखते हैं, सिल्वर मेडल नहीं है, गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो गोल्ड मेडल आएगा यहाँ पे, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है। आंसर इज ओनली 1। देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो जो ताइवान एथलेटिक्स हुए थे 2024 के, उसमें दीपी मनु, नायना जेम्स और अंकेश चौधरी, इन तीनों ने गोल्ड जो है वो हासिल किया है, इन तीनों ने गोल्ड हासिल किया है। नैना जेम्स जो है उसको विमेन्स लॉन्ग जंप में मिला है, अंकेश चौधरी को मेंस 800 लॉन्ग जंप में मिला है, डीपी मनु को मेंस जेवलिन थ्रो में मिला है, ठीक है। ये ताइवान की कैपिटल सिटी तैपी के अंदर जो है ये पूरा एथलेटिक्स हो रहा था। भारत को 7 मेडल्स मिले हैं, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द इंडियाज फर्स्ट विमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। इंडिया से पहली विमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन की कौन है, ये है रुचिरा कंबोज। कौन है, रुचिरा कंबोज, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में, कौन है ये, कैसे हैं। आप देखेंगे लगभग
लगभग 4 डिकेड से, वैसे 35 साल हुए हैं, लगभग 40, आप 40 4 दशक यानी लगभग 40 साल इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन से युजिरा कंबोज जो है उनका 4 डिकेड का यानी लगभग 40 साल का अप्रोक्सीमेटली 35 इयर्स जो है वो इनके इस काम में पूरे होते हैं। ठीक है, इन्होंने भूटान, साउथ अफ्रीका और यूनेस्को को भी सर्व किया है और अब ये वहां से रिटायरमेंट ले रही हैं, अपनी सर्विसेज से इनको रिटायरमेंट मिल रहा है। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर जो है इंडिया की तरफ से न्यूयॉर्क के अंदर अगस्त 2 2022 को रही है। 2011 से 14 तक शी वाज इंडियाज चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, द फर्स्ट एंड द ओनली विमेन सो फार इन गवर्नमेंट टू हेल्ड दिस पोजीशन। चीफ रही है प्रोटोकॉल की, पहली और केवल ऐसी महिला रही है जो भारत सरकार की तरफ से इस पोजीशन पे रही है। 7th क्वेश्चन कहता है हु क्लिंच्ड द चैंपियन लीग टाइटल 2024। तो इसका आंसर क्या आएगा, रियल मैड्रिड। चैंपियंस लीग 2024 का अवार्ड किसने जीता है, टाइटल किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ये, जो यूईएफई यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का चैंपियन लीग होता है, ये एक एनुअल क्लब एसोसिएशन है फुटबॉल कंपटीशन का, उसके अंदर रियल मैड्रिड ने ये रिकॉर्ड जीता है। ठीक है, और बोरुसिया डॉर्टमंड को इन्होंने हराया है। लगभग 15वीं बार ऐसा हुआ है कि रियल मैड्रिड इसको जीते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है। ठीक है, मार्गरेटा, क्लॉडिया, इसका आंसर क्या आएगा, क्लॉडिया शेनबॉम। ठीक है, क्लॉडिया शेनबॉम जो है पहली विमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको की बनी है। देखते हैं, ये आप फोटो देख रहे हो, ये मैक्सिको की पहली विमेन है जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट रही है मैक्सिको की। आप यहां देख सकते हो, ये पहली विमेन बनी है, पहली ज्यूइश पर्सन है इस पोस्ट के लिए चूज होने वाली। ये क्लाइमेट साइंटिस्ट रही है और कंट्रीब्यूटर रही है आईपीसीसी में। आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 2007 की रिपोर्ट के अंदर इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया। और ये जो क्लॉडिया जी है ये एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, यानी कि एनवायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में रिसर्च करती रहती हैं। आईपीसीसी का नोबेल पीस प्राइज भी जो है उस साल यानी 2007 में इनको मिला था। मैक्सिको सिटी जो है मैक्सिको की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी है मैक्सिकन पीसो, MXN से इसको हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन द रिसेंट लोकसभा पोल्स एस्टैब्लिशिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रिसेंट लोकसभा इलेक्शन जो हुए हैं उसके अंदर लगभग कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कितने वोटर्स ने, तो ये एक रिकॉर्ड बन गया है पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 64.2 करोड़ पीपल्स। 64.2 करोड़ पीपल्स और लगभग इसमें 50% महिलाएं थी, तो गजब का पोलिंग अब की बार हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आई है, राजीव कुमार जी ने ये रिपोर्ट बताई है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। क्या कहते हैं, 31.2 करोड़ विमेन वोटर्स रही है। ठीक है, हाईएस्ट एवर इन द वर्ल्ड। रिसेंटली न्यू इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो है वो अपॉइंट हुए थे, ये हमने न्यूज में किया भी था। और जो नोटा है, न्यू रिकॉर्ड नोटा को लेके भी बना है, नन ऑफ द अबव के, हमको इनमें से कोई मंत्री नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने नोटा को प्रेस किया है। ठीक है, लगभग 1 लाख को क्रॉस कर दिया। 1,55,000 वोटर्स ने, 1,55,000 वोटर्स ने नोटा को प्रेस किया है, नन ऑफ द अबव को। ये इंदौर के अंदर लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स यानी मध्य प्रदेश के अंदर एक नया ही रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, हाईएस्ट नोटा अब तक गोपालगंज बिहार में हुआ था 2019 के इलेक्शन में। 51,660 लोगों ने नोटा दबाया था, लेकिन अभी 1,55,000 लोगों ने नोटा प्रेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताशी गैंग। नेक्स्ट न्यूज है, ताशी गैंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन स्टैंड्स एट एल्टीट्यूड ऑफ 15,256 फीट। क्या कहता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कहां, ताशी गैंग, जो स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर है, एट द एल्टीट्यूड 15,256 फीट। ठीक है, ये एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बन गया। मॉडल पोलिंग स्टेशन क्या होता है, जहां पे हर तरीके की फैसिलिटीज पोलिंग स्टेशन पे होती है। ठीक है, और इस पोलिंग स्टेशन को 2019 में बनाया था, जब 100% पोलिंग यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैंग E6 मिशन. इट एम्स टू लैंड ऑन मून, कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द लूनार सरफेस एंड रिटर्न दैम टू अर्थ. बिल्कुल सही बात है. ये किनका ऐसा मिशन है जो लूनार से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेगा और वापस अर्थ पे लेके आएगा. ठीक है. द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिट्रीव सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून. फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिट्रीव सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द, यस, ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा फार साइड, मून के फार साइड से इस तरीके के सैंपल रिट्रीव करने का. तो दोनों ही बात बिल्कुल सही है. ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी. दोनों बात बिल्कुल सही है. प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं क्या है. चाइनाज का हाई स्टेक मून मिशन जो है वो अंतरिक्ष में गया है. चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया है कि चैंग A6 जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है 2 जून को. ठीक है. एक ह्यूज क्रेटर जो साउथ पोल पे पड़ता है जिसका नाम है एटकिन, वहां पे इनका जो ये मिशन है वो लैंड किया है. ये सॉइल और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और 2 रीजन्स को, नियर साइड और फार साइड के 2 रीजन्स को कंपेयर करेगा कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ के रॉक्स कैसे हैं. एक एरिया जो है वो एक्सप्लोर्ड हो चुका है, एक अनएक्सप्लोर्ड है, तो दोनों को मैच करेंगे ये. ठीक है. अर्थ में कहाँ पे, चाइना का एक डेजर्ट का रीजन है इनर मंगोलिया के अंदर. तो 25 जून को ये वापस से अर्थ पे वहां आ जाएगा. 2 जून को चांद पे पहुंचा है, अब 25 जून को जो है ये वापस चाइना को की धरती पे आ जाएगा. चैंग A6 विल अटेम्प्ट टू बी द फर्स्ट टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द मून फार साइड एंड ट्रांसपोर्ट देम बैक टू अर्थ. ये जो है ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा कि मून की फार साइड से यानी कि साउथ पोल से कुछ कलेक्ट करना, सैंपल्स कलेक्ट करना और वापस धरती पे आना. मिशन जो है क्या कहता है ये 2019 में ऐसा उन्होंने प्लान किया था. द मिशन इज चाइनाज सेकंड टू द फार साइड फॉलोइंग अ लैंडिंग बाय द चैंग E4 स्पेसक्राफ्ट इन 2019. 2019 में चैंग E4 भी जो है वहां पे लैंड किया था, लेकिन धरती पे वापस नहीं आ रहा था. ये वाला पहला ऐसा है जो बैक टू अर्थ आ रहा है. ठीक है. और ये सारी बात जो है वो बताई गई है. उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड सुप्रीम कोर्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी. कौन अध्यक्ष बने हैं इस कमेटी के. DY चंद्रचूड़, NV रामना, हिमा कोहली. तो आंसर इज जस्टिस हिमा कोहली. ठीक है. देखिए कौन है ये, कैसे हैं, क्या न्यूज है, इसको देखिए. ये हिमा कोहली जी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के लिए उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और इनको उसका चेयरपर्सन बनाया है हिमा कोहली जी को. ठीक है. ये सुप्रीम कोर्ट की जज रही है. 12 मेंबर की कमेटी है. हिमा कोहली चेयरपर्सन है. 12 मेंबर की ये कमेटी है. इसके अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इनको लेके सारी जो बातें हैं वो होंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच एयरलाइन विल बी द होस्ट एयरलाइन ऑफ द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन 2025. 2025 के अंदर कौन IATA की 81st समिट को होस्ट करेगा. तो आंसर इज इंडिगो. कौन करेगा, इंडिगो. और ऐसा भारत में तीसरी बार हो रहा है कि भारत इसको IATA को होस्ट कर रहा है. आप देखो इंडिगो इस पूरी समिट को होस्ट करेगा. इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीमियर एविएशन इवेंट. इसके अंदर लगभग 330 एयरलाइंस जो है वो पार्टिसिपेट करती है अलग अलग देश की. ठीक है. 80% जो है ग्लोबल एयर जो है वो ट्रैफिक इस मीटिंग के अंदर आ जाता है और वर्ल्ड का मोस्ट प्रीमियर एविएशन इवेंट होता है ये. एनुअल जनरल मीटिंग इनकी होगी 2025 में, लगभग 42 साल के बाद. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. ठीक है. ये भारत इसको होस्ट कर रहा है. पहले 2 बार 1983 में और 1948 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था इसकी जनरल मीटिंग को. अब तीसरी बार ऐसा हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सुशील कुमार सिंह इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 1950 एंड प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर. देखते हैं कौन सा आंसर इसके अंदर सही है, आपको करेक्ट बताना है. आंसर इज सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आप देख सकते हो सुशील कुमार जी को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया है. ठीक है. इन द प्लेस ऑफ SK मेहता. पहले SK मेहता जी थे, अभी सुशील कुमार हैं. तो दीनदयाल पोर्ट जो है वो कहाँ पड़ता है, गुजरात, कंडला क्रीक के पास, लगभग गल्फ ऑफ कच्छ से 90 किलोमीटर की दूरी पे. ये एक प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर है. ठीक है. मेजर पोर्ट है. मेजर पोर्ट्स के अंदर आता है, आपको पता है 12 मेजर पोर्ट्स हैं. ठीक है. और उनमें से 6 इधर, 6 इधर, 6 ईस्ट में, 6 वेस्ट में. तो उनमें से एक दीनदयाल पोर्ट है. ठीक है. इसको 1950 में बनाया गया था. इंडिया पाकिस्तान
जब पार्टीशन हो रहा था उसके बीच, उसके बाद में दीनदयाल पोर्ट जो है वो मेजर इंपोर्ट क्या क्या करता है, पेट्रोलियम का, केमिकल्स का, आयरन का, ठीक है, और ऑल्सो एक्सपोर्ट ग्रेन, सॉल्ट्स एंड टेक्सटाइल। तो ये आप देख पा रहे हो, इसकी लोकेशन आपको कहां दिख रही है, दिस इज दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, गुजरात कांडला रीजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन विच ओकेजन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द एक पेड़ मां के नाम कैंपेन। धरती माता के नाम एक पेड़, अर्थ डे पे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पे या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे मोदी जी ने ये कैंपेन चलाया, एक पेड़ मां के नाम, कि एक एक पेड़ लगाओ सब लोग। तो ये पीएम लॉन्चेस ने ट्री प्लांटेशन कैंपेन है उसको लॉन्च किया है, ठीक है, एक पेड़ मां के नाम, ये कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पीएम मोदी जी ने पीपल ट्री को बुद्धा जयंती पार्क इन दिल्ली के अंदर प्लांट किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1972 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, तब से इसको एनवायरनमेंट डे को मनाना इनिशिएट किया था। फर्स्ट एनवायरनमेंट डे जो है वो 1973 में सेलिब्रेट हुआ है। 5 जून 1973 को पहला एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ है और अनाउंस कर दिया था 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम एनवायरनमेंट डे मनाया करेंगे, ठीक है। तो 5 जून को ये मनता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसका ग्लोबल होस्ट कौन रहा है, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वेरी इंपॉर्टेंट। थीम है इसकी लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बिगेस्ट इंटरनेशनल डे होता है एनवायरनमेंट का। इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है 1973 से ही इसको लीड कर रही है। लैंड रिस्टोरेशन जो है वो एक की पिलर रहा है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। 2021 से 30 तक हमको लैंड को रिस्टोर करना है। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, हु बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल विमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम द अनरिजर्व्ड सीट इन कर्नाटका सिंस इंडिपेंडेंस। ये नाम है इनका प्रियंका जारकीहोली, ठीक है। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं और अनरिजर्व्ड सीट पे जीत के आगे बढ़ी है, बहुत बड़ी बात है। ये देख पा रहे हो इनकी इमेज। कांग्रेस की नॉमिनी है प्रियंका जारकीहोली, ठीक है, और चिकोड़ी कर्नाटका से ये जीती हैं। यंगेस्ट ट्राइबल विमेन बन गई है। यूं तो ट्राइबल है, रिजर्व सीट रहती है, लेकिन ये अनरिजर्व्ड सीट पे आई है, मतलब इतनी वोट्स जो है वो इनको मिली है। सिंस इंडिपेंडेंस ऐसा पहली बार हुआ है। 16th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या सही है। June 2 marks the day Telangana was created out of Andhra Pradesh in 2014. The state song Jaya Jaya He Telangana was written by M.M. Keeravani, who won the Oscar for his work in the film RRR. तो ये तेलंगाना के बारे में कहता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ राइटर का नाम गलत है। देखो क्या कहता है, 2 जून को जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बाइफर्केट हुए थे। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी उस समय, यूपीए गवर्नमेंट थी। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का पास हुआ और तेलंगाना स्टेट को अलग कर दिया था। स्टेट सॉन्ग इनका जया जया हे तेलंगाना ही है, ठीक है, और जिसके पोएट कौन रहे हैं, आंदेसुरी, ठीक है। एमएम कीरावानी तो कंपोजर रहे हैं, एमएम कीरावानी कंपोजर, जिनको RRR फिल्म के लिए ऑस्कर भी मिला है, ठीक है। जय जय हे तेलंगाना किसने लिखा है, आंदेसुरी ने लिखा है, ठीक है। और ये कहा गया था कि शुरुआत के 10 साल में दोनों की एक कॉमन कैपिटल रहेगी हैदराबाद, लेकिन बाद में आंध्रा की अलग हो जाएगी और तेलंगाना की अलग। तेलंगाना की हैदराबाद रहेगी, आंध्र प्रदेश की जो न्यू कैपिटल है वो बनाई जाएगी। इसके स्टेट बर्ड है क्या, पालापिट्टा, ठीक है, जिसको ब्लू जे भी कहते हैं। स्टेट एनिमल है जिंका, स्टेट ट्री है जामी छेटू और स्टेट फ्लावर है टांगेडू, ठीक है, जिसको तानेर कासिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू फ्लाई ऑन द मैडन मिशन ऑन द न्यू ह्यूमन रेटेड बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। देखो नासा ने ये कह दिया कि हम स्पेसक्राफ्ट नहीं बनाएंगे लॉन्च करने वाले, तो वो काम जो है वो प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को दे दिया है, जिसमें से बोइंग भी एक है। तो बोइंग का पहला जो स्टार लाइनर बना है उसमें भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगी। नाम इसका सुनीता विलियम है। टोटल 2 लोग जाएंगे, उनमें से एक भारतीय मूल की सुनीता विलियम है। आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे यही है कि जून 5 को यानी 5 जून को बोइंग ने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च कर दिया है कि हमारे ये स्टार लाइनर तैयार है और अब ये फर्स्ट एवर क्रूड मिशन जो है स्टार लाइनर का वो आगे जाएगा। और किसके साथ,
बुच विलमोर, इनके साथ एक और जो जा रहे हैं बुच विलमोर उनका नाम है, ठीक है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट फ्रॉम केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से ये फ्लाई करेंगे, स्टार लाइनर मिशन है, वीक लॉन्ग मिशन है, ठीक है। और ये इतनी सी न्यूज थी, ठीक है। तो बोइंग ने इसको बनाया है। नेक्स्ट जो है, नासा ने रिटायरमेंट ले लिया है कि हम अब इस तरीके के मतलब ये स्पेस शिप नहीं बनाएंगे, इसके लिए प्राइवेट एजेंसीज को इन्होंने ठेका दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन May 2024 यूपीआई ट्रांजैक्शंस रीच्ड अ न्यू हाई इन वैल्यू, हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस वर प्रोसेस्ड, 12.01 बिलियन, 13.05 बिलियन, आंसर इज 14.05 बिलियन। देखो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप लोग पता है एनपीसीआई ने बनाया था और रियल टाइम में पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। मई मंथ के अंदर इसमें सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने इसको यूज किया है और 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस इसके अंदर हुई है, जिसमें लगभग 20.45 ट्रिलियन रुपी जो है वो इधर से उधर ट्रांजैक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बन गया है यूपीआई का, और यूपीआई जो है अप्रैल 2016 से ही ऑपरेशनल हुआ था। ये न्यूज थी। यूपीआई है क्या, इसको देखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है, डिजिटल और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई ने बनाया है और जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। 11 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। यूपीआई सिंप्लीफाइज ट्रांसफर्स यूजिंग द रेसिपिएंट्स यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी का यूज करके, मोबाइल नंबर का यूज करके, क्यूआर कोड का यूज करके आप पैसा जो है वो इधर से उधर भेज सकते हो। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट्स के लिए, इट वर्क्स अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। यहाँ पे यही बताया हुआ है जिसके बारे में अभी हमने बातें की। 19th नंबर क्वेश्चन कहता है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन इंडिया इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? किसने टॉप स्पॉट हासिल किया है भारत में? आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने टॉप स्पॉट हासिल किया है। देखो क्यूएस की रैंकिंग आई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की। आईआईटी बॉम्बे ने इंडिया में टॉप स्पॉट जो है वो हासिल किया है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे ये 2024 में 149 रैंक पे थी, अब 118 रैंक पे है 2025 में, ठीक है। 31 प्लेस का इंप्रूवमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में किया है और भारत में टॉप पे है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है क्या कहता है, 61% इंडियन यूनिवर्सिटी ने इंप्रूव किया है इस रैंकिंग में, 61% इंडियन यूनिवर्सिटी ने इंप्रूव किया है। आईआईटी बॉम्बे, देन आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, ये जो है सेकंड थर्ड पोजीशन पे रही है, पहले पे बॉम्बे, देन दिल्ली, देन बेंगलुरु। सारे आईआईटी ने इंप्रूव किया है। आईआईटी इंदौर जो है थोड़ा सा पिछड़ा है। आईआईटी दिल्ली 47 पोजीशंस एडवांस हो चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर 197 रैंक था, इस साल 150 रैंक आया है, 150 आया है। आईआईसी बेंगलुरु भी 14 प्लेस से आगे बढ़ा है, 225 रैंक से 211 अब हुआ है। ओनली इंस्टीट्यूट जिसमें डिक्लाइन देखा गया है वो आईआईटी इंदौर है, 454 पहले रैंक था, अब 477 हो गया है, 477 हो गया है। लगातार 13 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से पूरी दुनिया में जो एमआईटी है, वो लंदन का एमआईटी वो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इस साल भी वही पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक पे रहा है। थर्ड रैंक जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, थर्ड रैंक इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर वाज द ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द टाइगर हिल ब्रिगेड ऑफ द इंडियन आर्मी? तो लद्दाख रीजन के अंदर ब्रिगेड, ये टाइगर हिल ब्रिगेड ने, इंडियन आर्मी का जो टाइगर हिल ब्रिगेड है, उन्होंने ह्यूमन लाइब्रेरी का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। आप यहाँ देख सकते हो, ये ह्यूमन लाइब्रेरी का मतलब क्या है, जहां पे फ्रीडम फाइटर्स की बातें हैं, ठीक है। तो टाइगर हिल ब्रिगेड ने, इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट को कारगिल वॉर हीरोज के लिए, ठीक है। 25th कारगिल विजय दिवस जो आया था उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये हनुयोकमा विलेज कहाँ पे, लद्दाख के अंदर लोकेटेड होगा, जो फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट देगा, ठीक है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो कारगिल वॉर किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके लिए है ये। 2024 में इसकी 25th एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी, ठीक है। 21st क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रवाह सॉफ्टवेयर। प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जा रही है। इट इज डेवलप्ड बाय एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, ये बात गलत है, इसको एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने डेवलप नहीं किया है।
नॉट करेक्ट पूछा है। द प्रोग्राम हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द गगनयान प्रोजेक्ट फॉर एरोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल, ये बात बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा ओनली वन, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है। देखो प्रवाह क्या है, इसको इसरो ने डेवलप किया है, ये एक सॉफ्टवेयर है। प्रवाह का मतलब क्या होता है, कुछ तेज गति से चलना। देखो जब हमारे जो प्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनका जो आगे का शेप है वो इस तरीके का बनाया जाता है ताकि ये एयर के फ्रिक्शन को हटा के आगे मूव कर सके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अब प्रवाह एक ऐसी ऐप बनाई है इसरो ने, जो मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ऐप नहीं एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो इस तरीके के एरोप्लेन्स को, फाइटर जेट्स को डिजाइन करेगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप फ्रिक्शन लेस होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो नाम क्या है उसका, पैरेलल रन्स सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। इसको इसरो ने डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर जो है वो इसरोज के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डेवलप किया गया है, ठीक है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो को, लॉन्च व्हीकल के एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो को सिमुलेट कर सकता है। तो ये नाम इसको क्या दिया है, प्रवाह, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प अकेडमिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प करेगा ये वाला सॉफ्टवेयर। तो प्रवाह याद रखेंगे। उसके बाद हु बिकेम द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू स्पेंड 1000 डेज इन द स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं कॉस्मोनॉट्स, अगर रशिया का कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसको कॉस्मोनॉट कहते हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले कौन बने हैं, ओलेग कोनोनेको। क्या नाम है, ओलेग कोनोनेको, ठीक है। तो ये रशिया के हैं पहले ऐसे जिन्होंने 1000 दिन जो हैं वो 1010 दिन जो है स्पेस में बिताए हैं, एक साथ नहीं, रुक रुक के, ठीक है। 5 मिशन इनके हुए हैं, 5वें मिशन के अंदर ये इनके डेज पूरे हो रहे हैं। 59 ईयर्स ओल्ड इनकी एज है। नाम है ओलेग कोनोनेंको, ठीक है। 59 ईयर्स ओल्ड के हैं, रशिया के हैं, फर्स्ट पर्सन है जो 1000 दिन स्पेस में रह चुके हैं। रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस जो है वहां के, ये वहां से बिलोंग करते हैं। 5th मिशन इनका रहेगा ये, जो 15 सितंबर 2023 को कमेंस हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। और अभी जो है मतलब 2024 तक इन्होंने रिकॉर्ड पूरा कर दिया था, क्योंकि अभी तक जो है वो रशिया के ही पेडाल्का नाम के जो कॉस्मोनॉट थे वो लगभग 878 डेज स्पेस में रहे थे। इन्होंने उनका रिकॉर्ड 2024 में ही तोड़ दिया था, ठीक है। और 23 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना मिशन एंड जो है वो शेड्यूल किया था, और 1110 दिन जो है वो ऑर्बिट में इन्होंने स्पेंड किए हैं। टोटल इनके ये दिन हो गए हैं। नेक्स्ट है हु हैज टेकन ओवर द डायरेक्टर ऑफ द नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी। एनपीओएल के डायरेक्टर कौन बने हैं, ये बने हैं दुवुरी शेषागिरी। नाम क्या है, दुवुरी शेषागिरी। छोटी सी न्यूज है, बस इसके अंदर यही बताया हुआ है कि एनपीओएल के लेबोरेटरी के मतलब जो डायरेक्टर बने हैं वो है दुवुरी शेषागिरी। ओनली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये केरला की, डीआरडीओ का ओनली ब्रांच है केरला के अंदर, जिसके चेयरपर्सन ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which heavy commercial vehicle manufacturer has launched the सारथी सुरक्षा पॉलिसी। सारथी सुरक्षा पॉलिसी कौन से हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने लॉन्च की है, तो ये की है अशोक लेलैंड ने। इसमें क्या है, जो ड्राइवर्स हैं उनको इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। जो ड्राइवर है, सारथी सुरक्षा, सारथी मतलब जो किसी चीज को चला रहे हैं, तो जो ड्राइवर्स होंगे उनको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज जो है वो दिया जा रहा है। द पॉलिसी क्लासिफाइड एज एन अननेम्ड जीपीए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ठीक है। इसको अननेम्ड जीपीए पॉलिसी को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है जिसमें 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज, एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी, इसके लिए इनको इंश्योर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द अपकमिंग मिशन जॉइंटली अंडरटेकन बाय इसरो एंड सीएनईएस डिजाइन्ड फॉर अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। नाम क्या है इस प्रोजेक्ट का, थर्मोसैट, इवेपर, हाइड्रोथर्म या तृष्णा। नाम है तृष्णा। देखो क्या है ये तृष्णा, ये ट्रांसपोर्टेशन, जो पानी का पूरा इवेपोरेशन है उस पूरे सिस्टम को देखेगा। इसरो गिव डिटेल ऑन इंडो फ्रेंच तृष्णा मिशन। इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर इस मिशन को चला रहे हैं। तृष्णा का पूरा नाम क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये नेचुरल रिसोर्स को असेस करेगा हाईली इंफ्रारेड इमेजिंग का यूज करके।
देखो पानी कहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, कहाँ पे सन की कितनी हीट के कारण पानी पे कितना असर पड़ रहा है, कितना इवेपोरेशन है, कितना ट्रांसपिरेशन है, इन सब चीजों को, और उस चीज का धरती पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन से रीजन पे ज्यादा गर्मी है, ज्यादा इवेपोरेशन है, वहां पे धरती पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज जो है वो ये पूरा तृष्णा मिशन जो है वो सर्वे करेगा। इट विल मॉनिटर थर्मल एनोमलीज एंड स्पाइक्स। कुछ गर्मी के कारण धरती पे जो हीट हो रही है, एक्स्ट्रा हीट वेव्स चल रही है, कहाँ पे क्यों चल रही है, वो सारी बातें ये बताएगा। ठीक है, ये एरोसोल्स को, वाटर वेपर्स को, क्लाउड्स को, एटमॉस्फेयर में इन सब चीजों को स्टडी करेगा। ठीक है, और ये जो है 2025 में इसको लॉन्च किया गया है और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन 5 साल का माना जा रहा है। ये इसके अंदर 2 प्राइमरी पेलोड्स लगे हैं। ठीक है, एक TIR पेलोड जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने दिया है जिसका नाम है CNES, और इसरो का है विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। ठीक है, इसरो का ये पेलोड है और फ्रांस का ये पेलोड है, दोनों ने मिलकर तृष्णा को आगे बढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस यानी नास फेलोशिप फेलो अवार्ड जो है वो किसको मिला है। ठीक है, ये मिला है डॉक्टर शेषु माधव मगंती को। क्या है ये, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है इनको। कहता है जो ICAR के डायरेक्टर है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉक्टर शेषु माधव मगंती को अवार्ड मिला है, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस का फेलो अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चरल साइंस में, पर्टिकुलर राइस और टोबैको के सस्टेनेबल प्रोडक्शन में। यूं तो टोबैको हानिकारक है, लेकिन एक बड़ा कमर्शियल पर्पस से इसको यूज किया जाता है, तो उसको बैलेंस बना के इसको प्रोड्यूस करना होता है। डॉक्टर मगंती शेषु को ये अवार्ड मिला है। व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनो इज माउंट कैनलाउन, किस तरीके का ये वोल्केनो है, ये आपको पता है। नया वोल्केनो आया है इंडोनेशिया के अंदर, स्ट्रेटो वोल्केनो है, और स्ट्रेटो वोल्केनो को क्या है जिसकी स्टीप स्लोप रहती है। ठीक है, फिलीपींस के अंदर, इंडोनेशिया ने फिलीपींस के अंदर माउंट कानलाउ के अंदर, माउंट कानलाउ के अंदर फिलीपींस में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, और पहले भी हुआ था, होता रहता है यहाँ पे क्योंकि रिंग ऑफ फायर के पास पड़ता है। तो सेंट्रल फिलीपींस के माउंट कलनाउ के अंदर 100 ऑफ पीपल्स जो है वो यहाँ से इवैक्यूएट किए गए हैं इस रीजन से, इस वोल्केनो के कारण। और ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो रहा है। ठीक है, आइलैंड ऑफ नेग्रोस के फिलीपींस वाले रीजन के अंदर ये आया है। हाईएस्ट माउंटेन ऑन द आइलैंड, निग्रोस के हाईएस्ट माउंटेन पे ये जो माउंट कानलाउ है, ये हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है इस आइलैंड की, जहां पे ये वोल्केनो आया है। ठीक है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, तो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज आते रहते हैं। कलनाउ जो है, ये जो आइलैंड है, ये जो माउंटेन है, ये लगभग मतलब बहुत बार इरप्ट हो चुका है 1886 से अगर हम देखें तो। इसमें फ्रियाटिक एक्सप्लोजन्स देखे गए हैं। फ्रियाटिक यानी गैसेस के मतलब चांसेस, प्रेशर से स्टीम जो है वो बाहर निकलती है, इसको फ्रियाटिक एक्सप्लोजन कहते हैं, फ्रियाटिक इरप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्लोवेनिया, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, उन्होंने पैलेस्टीन को एक स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया है। करंटली ओवर 140 कंट्री एक्नॉलेज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, रिप्रेजेंटिंग मोर देन 2/3 ऑफ यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट। क्या कहता है कि कौन सी बात सही है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। स्लोवेनिया जो है हाल ही में पैलेस्टीन को एक स्टेट मानने को तैयार हुआ, और पिछले हफ्ते हमने सिन के बारे में पढ़ा था। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, इन तीनों ने भी पैलेस्टीन को जो है वो स्टेट मान लिया है। ठीक है, अब स्लोवेनिया भी क्या कह रहा है कि पैलेस्टीन एक अलग से स्टेट है। ठीक है, तो स्लोवेनिया का भी डिसीजन आ चुका है स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के साथ कि पैलेस्टीन एक स्टेट है अलग से, और लगभग यूएन की 2/3 कंट्रीज, मोर देन 2/3 कंट्रीज यानी 140 से भी ज्यादा देश इसको अलग से पैलेस्टीन स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। स्लोवेनिया कैपिटल क्या है, जुबियाना। ठीक है, प्रेसिडेंट है नटास्का पिक मुसार, प्राइम मिनिस्टर है रोबर्ट गोलोब, और इसकी करेंसी क्या है, यूरो। ठीक है, तो ये सारा स्लोवेनिया के बारे में था। नाउ 29th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन एसोसिएटेड विद द AQ एम्स फॉर द रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग। एयर मॉनिटर, एयर क्वालिटी, एयर प्रवाह या एयर चेक। तो आंसर क्या है, एयर प्रवाह। एयर प्रवाह क्या करेगा, एयर क्वालिटी को चेक करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एयर क्वालिटी को चेक करेगा।
तो माइटी के जो सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं एस कृष्णन, उन्होंने इंडिजिनस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, एयर प्रवाह, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। ठीक है, तो सेक्रेटरी जो है वो नाम है एस कृष्णन, उन्होंने AQAIMS यानी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एंड एयर प्रवाह ऐप जो है वो लॉन्च की है। आप हाथों हाथ देख सकते हो रियल टाइम में कहाँ की हवा कैसी है, एरोसोल्स कितने हैं वहां पे। ठीक है, रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग ये देगा। माइटी ने जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ठीक है, इसमें पार्टिकुलेट मैटर 1.0, 2.5, 10, SO2, NO2, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों का रियल टाइम मॉनिटरिंग आप लोग कर सकेंगे। अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट, ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था जिसके अंडर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। किसकी मदद से, CDAC की मदद से, टैक्समिन के कोलैबोरेशन से, ठीक है, धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की मदद से और JM एनवायरलैब प्राइवेट लिमिटेड की मदद से, इन चारों ने मिलकर इसको तैयार किया है। 30th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ PKSat MM1 सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए पाकसैट MM1 चाइना की मदद से लॉन्च हो चुका है। ठीक है, पाकिस्तान का सैटेलाइट है, देखते हैं, देखो। अब पाकिस्तान ने मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 फास्टर इंटरकनेक्टिविटी के लिए अपने ऑल वेदर दोस्त चाइना के साथ मिलकर इसको लॉन्च कर दिया है। ये इस्लामाबाद का सेकंड सैटेलाइट होगा जो इसी मंथ में भेजा जा रहा है। पाकसैट MM1 जो है वो सिंगजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना के इस सिचुआन प्रोविंस से इसको फ्लाई ऑफ किया है और सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है। ठीक है, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो है, जिसको सुपार्को कहते हैं, द सैटेलाइट लॉन्च वाज पार्ट ऑफ नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047। ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ये पाकिस्तान के नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 का हिस्सा है। ठीक है, 3 मई को पाकिस्तान का मिनी सैटेलाइट iCube कमर और चैंग A6 लुनार मिशन का जो एक पार्ट रहा है वो भी लॉन्च हुआ था। अभी नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पपाचन ग्रुप। MPG का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, शाहरुख खान को बनाया है। ठीक है, तो आपको पता है, यहाँ पे आप देख रहे हो शाहरुख खान जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है MPG ग्रुप का। तो ये क्या है, MPG क्या है, ये एक NBFC को प्रमोट करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, जिसके अंदर मुथूट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट कैपिटल सर्विस लिमिटेड और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये चारों आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फोरकास्टेड बाय ILO फॉर 2024। जो रिवाइज्ड बेरोजगारी दर है वो कितनी है ILO के अकॉर्डिंग, 4.9%। पहले बताई थी 2023 के लिए 5.4%, 2024 के लिए 5%, अभी और कम करके 4.9% कर दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ हद तक कम होगा, ऐसा ILO को लगता है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऐसा लगता है कि अब की बार जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्लो प्रोग्रेस करेगा, मतलब होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन कम दर से होगा पहले की कंपेयर में। 4.9% इन 2024, पहले 5.2% बताई थी, फिर 5% बताई, अब 4.9% बताई है 2025 के लिए। ठीक है, इनइक्वालिटीज जो है वो विमेंस का लो इनकम कंट्रीज के अंदर पर्टिकुलरली अफेक्ट रहेगा, अब भी रहेगा ऐसा उनको लगता है। रिपोर्ट ने ये बताया कि 183 मिलियन पीपल मीट द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड, मतलब कि अनएम्प्लॉय कौन होते हैं, जो एक्टिवली ढूंढ रहे हैं काम को लेकिन मिल नहीं रहा। तो 183 मिलियन पीपल्स जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और द नंबर ऑफ पीपल विदाउट अ जॉब हु वांटेड टू वर्क, लगभग 402 मिलियन लोग जो हैं जो जॉब के लिए आतुर हैं कि हमको मिल जाए लेकिन मिल नहीं रही, 402 मिलियन इतने लोग जो हैं वो इस कगार पे खड़े हैं। विमेंस जो है वो अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क हैं। ठीक है, अनविलिंगली हैं, चाहती वो भी हैं काम करना, लेकिन बहुत सारी ऐसी सोशल और घरेलू परिस्थितियां ऐसी होती है वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है महिलाओं के लिए। तो ये रहेगा आगे भी। विमेन लो इनकम कंट्रीज के अंदर स्पेशली हार्ड हिट रहती है। 22.8% विमेन्स काम करना चाहती हैं लेकिन काम पे नहीं है,
जबकि 15.3% पुरुष ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं पर काम पे नहीं है। हाई इनकम कंट्रीज के अंदर 9.7% महिलाएं काम करना चाहती हैं पर नहीं कर रही हैं, और विमेन्स जो है 7.3% हैं जो काम करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जो है क्या बताया, 45.6% विमेन जो हैं वो वर्किंग एज की 2024 में एम्प्लॉयड हैं, और मेन लगभग 69.2% पुरुष जो है वो एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फॉर वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द आरबीआई इंपोज अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एचएसबीसी बैंक? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, फेमा एक्ट या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट? फेमा एक्ट 1999 का नॉन कंप्लायंस करने के लिए एचएसबीसी को मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है। देखिए यहाँ पे यही बताया हुआ है कि आरबीआई ने 36.38 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो एचएसबीसी को लगा दी है, क्योंकि उन्होंने फेमा रेगुलेशन को नहीं माना। ठीक है, तो फेमा की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम थी, फेमा की 1999 में आई है। पहले ये फेरा के नाम से जानी जाती थी। 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बाद में फेमा आ गया था 1999 में। ठीक है, और 2000 में 1 जून 2000 को फेमा को हमने इनेक्ट कर दिया था, यानी कि ये इफेक्ट में आ गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा का, कि एक्सटर्नल ट्रेड फैसिलिटेट हो सके और डेवलपमेंट, पेमेंट, प्रमोशन ये सब हो सके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो इंडिया में मेंटेन रह सके। लेकिन आरबीआई ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं एचएसबीसी उनको फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए उस पे 36 लाख का पेनल्टी लगाया है। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड मिल्क डे इन 2001? WHO, यूनेस्को, FAO या WFP? तो FAO जो है वो 2001 से वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे की तरह सेलिब्रेट किया गया। FAO ने इसको इस्टेब्लिश किया 2001 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, जो यूएन की एक एजेंसी है, कि मिल्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज अ ग्लोबल फूड जो है डेयरी सेक्टर के से बिलोंग करता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री इज होस्टिंग द रेड फ्लैग एयर एंड रिम्पैक्ट नेवल मल्टीनेशनल वॉर गेम्स? कौन ये ऐसी वॉर गेम्स या मैं कहूं ऐसी एक्सरसाइज लॉन्च कर रहा है? अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है। इंडिया की तरफ से भी हमारे जो नेवी के शिप्स हैं वो अमेरिका गए हैं। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी आर टेकिंग पार्ट इन 2 मेगा मल्टीनेशनल वॉर गेम्स होस्टेड बाय यूएस काउंटरपार्ट्स। यूएस ने 2 वॉर गेम्स जो हैं वो होस्ट किए हैं, भारत की नेवी और एयरफोर्स भी इसमें हिस्सा ले रही है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रफाल फाइटर्स जेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये 2 हफ्तों का मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग होगा, ठीक है, जो अलास्का में 30 मई को शुरू हो चुका है। और इंडियन नेवी की तरफ से INS शिवालिक रिम्पैक के अंदर, यानी रिम ऑफ द पैसिफिक, जो हवाई के अंदर 25 जून से 2 अगस्त के बीच में होगा, यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो ये अमेरिका इसको होस्ट कर रहा है। इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ और एक्सरसाइज भी होती है, लाइक युद्धाभ्यास दोनों की आर्मी के बीच होता है। कॉप इंडिया एयरफोर्स के बीच है। वज्र प्रहार आर्मी, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के बीच। टाइगर ट्रायम्फ जो है वो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, यानी जल, थल, वायु तीनों सेना अमेरिका की सेना के साथ प्रैक्टिस करती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द नागी एंड द नाक्टी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन बोथ बिहार एंड झारखंड आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन। सही है। नक्टी बिहार सेंचुरी जो है वो मैन मेड रिजर्वॉयर है, ठीक है, मैन मेड रिजर्वॉयर है। तो आंसर क्या आएगा इसका? करेक्ट पूछ रहा है, ओनली 2। पहला गलत क्यों है ये अब एक्सप्लेनेशन से ढूंढते हैं, ठीक है। नागी और नाक्टी बर्ड सेंचुरी जो है वो बिहार और झारखंड, इसका जो मतलब लोकेशन है वो गलत है। नागी और नाक्टी बर्ड सेंचुरी जो है वो बोथ बिहार में है, झारखंड में नहीं है। नागी भी और नाक्टी भी दोनों ही बिहार के अंदर है, झारखंड में नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी। इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। और लगभग 82 वाटरलॉग इकोसिस्टम को वेटलैंड्स के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया है। मैन मेड रिजर्वेयर है, ये दोनों जो नए वेटलैंड है वो मैन मेड रिजर्वेयर है, ठीक है, जो जमुई, रेंज ऑफ जमुई, झाझा फॉरेस्ट रेंज ऑफ जमुई के अंडर सिचुएटेड है। बोथ साइड्स जो हैं were declared as wetlands international importance on the occasion of World Environment Day on the June 5. 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इनको वेटलैंड घोषित किया है।
रामसर आपको पता है, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस जहां पे मीटिंग हुई थी 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर, ठीक है। और वहां पे ये कहा था जितने भी वेटलैंड्स हैं हम उनको कंजर्व करेंगे क्योंकि वहां पे स्पेशल तरीके का इकोसिस्टम होता है। जो नाक्टी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, वो नाक्टी डैम के कंस्ट्रक्शन वाले was developed primarily for irrigation through the construction of Nakti Dam. नाक्टी डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद जो इरिगेशन हुआ वहां पे नाक्टी बर्ड सेंचुरी जो है वो डेवलप हुआ। 1984 में वेटलैंड वाज डेजिग्नेटेड एज अ बर्ड सेंचुरी। 1984 में इसको बर्ड सेंचुरी की तरह डेजिग्नेट किया गया, ठीक है। तो ये दोनों वेटलैंड्स के बारे में बातें थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024? किसने स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 जो है वो रिलीज की है? इसका आंसर क्या आएगा? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट को 2024 की रिपोर्ट को रिलीज किया है। क्या बताया है इस रिपोर्ट में, इसको देखते हैं। यूनेस्को ने इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन जो यूनेस्को का है, उन्होंने ये 2024 की रिपोर्ट जो है वो आइलैंड के अंदर, आइसलैंड के अंदर इस रिपोर्ट को अनवील किया है। इसके अंदर क्या क्या है देखो। जो ओशन वार्मिंग का रेट है वो पिछले 20 सालों में डबल हो गया है। जिस रेट से पहले ओशन वार्म्स होते थे और जिस रेट से अब होते हैं वो लगभग डबल गति से बढ़ चुका है। कोस्टल स्पीसीज जो है वो सफोकेट हो रही हैं ऑक्सीजन लेवल डिक्लाइन होने की वजह से। 1960 से अगर हम तुलना करें तो लगभग 2% ऑक्सीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पानी के अंदर कम हो गई है, जिसकी वजह से कोस्टल स्पीसीज जो है वो सफोकेटेड फील करते हैं। एसिडिटी बढ़ती जा रही है। 25 से 30% फॉसिल फ्यूल एमिशन जो है वो ओशियंस एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ब्लू कार्बन और एमपीएस। ब्लू कार्बन क्या है? जो पानी के अंदर जो मरीन फॉरेस्ट होते हैं वो लैंड के फॉरेस्ट की तुलना में ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको ब्लू कार्बन कहते हैं। तो जो ब्लू कार्बन है वो क्या कहता है, लैंड पे जो फॉरेस्ट है उसे 5 गुना ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप ओशंस को खराब करेंगे तो ये कार्बन फिर से एनवायरनमेंट में ही एमिट होगी, जिससे और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो लगभग 60% कंट्रीज ऐसा है जो कहती है मरीन फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, मरीन के फॉरेस्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, पानी के नीचे जो प्लांट्स हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लगभग 60% कंट्रीज, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जिनको हम प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, मतलब इसके अंदर लगभग 1500 एंडेंजर्ड मरीन स्पीसीज का 72% यहाँ पे है जो IUCN रेड लिस्ट के अंदर जिनका नाम है। मतलब कि मरीन के अंदर भी एक अलग से लाइफ है, वहां पे भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो उनको भी कंजर्व करने की जरूरत है। Which telescope spotted the earliest known galaxy JETS GS Z14O? हबल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, चंद्र एक्सरे या स्पिट्जर? इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसने इस गैलेक्सी को देखा है, ठीक है। अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी जिसको वेब टेलीस्कोप ने देखा है, ये देखो नासा की एक स्पेस टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज स्पॉटेड द अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी, जो सबसे पहले अपने को गैलेक्सी मिली थी जिसका नाम है जेडिस GS Z14O, 290 मिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि इस वेब टेलीस्कोप ने इसको देखा है, ठीक है। 500 मिलियन स्टार्स जो है लगभग इसके अंदर है, काफी बड़ा इसका साइज है। तो ये क्या कहता है, ओल्डेस्ट नोन गैलेक्सी है ये, ठीक है। बिफोर दिस the discovery is very important because it gives us a look into the universe 290 million years after the big bang. बिग बैंग के 290 मिलियन साल के बाद यूनिवर्स कैसा है ये टेलीस्कोप ये बता रहा है, इस गैलेक्सी से ये पता किया जा रहा है, ठीक है। बिफोर दिस द ओल्डेस्ट नोन गैलेक्सी वाज सीन अबाउट 320 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। इससे पहले जो सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी देखी गई थी बिग बैंग होने के 320 मिलियन साल के बाद वो देखी गई थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है यूनिवर्स कैसे बना है, कैसे इसके अंदर चेंजेस आए हैं, इन सब चीजों को। वेयर इज द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में। अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल के अंदर प्रचंडा ने इनॉग्रेट किया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंडा। इन्होंने 900 मेगावाट्स का अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है नेपाल के अंदर इनॉग्रेट किया है।
40th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. The first observance of World Food Safety Day took place on 7 June 2018. The theme of 2024 is Food Safety Prepare for the Unexpected. कहता है कौन सी बात सही है? आंसर इज बी. पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है. देखो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, बहुत सारी चीजें आ रही है फूड से रिलेटेड. किसमें मैंगोज के अंदर कुछ मिल रहा है, कभी वाटरमेलन के अंदर कुछ मिल रहा है, ठीक है, कभी मिर्ची के अंदर, देगी मिर्च के अंदर कुछ मिल रहा है. तो फूड सेफ्टी डे 7 जून को सेलिब्रेट तो किया जा रहा है, लेकिन 2019 से. स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2018 से, तो इसलिए वो गलत है. 2019 से. इसके अंदर क्या किया जा रहा है? फूड को और ज्यादा सेफ की तरफ या फूड सेफ्टी के अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है. इस बार की थीम थी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है दिसंबर 2018 को इस्टेब्लिश हुआ. यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है, FAO और WHO के साथ मिलके, लेकिन सेलिब्रेट हुआ है सिंस 2019 से. ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम रिपोर्ट. India has about 3% of the total mangrove cover in South Asia. West Bengal has the largest share of India's mangrove cover, followed by Andaman and Nicobar Island. आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग रिलेटेड टू रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम सही है. ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन. उम्मीद करती हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि रोजाना आप लोग ऋचा मैम के साथ दिन में दोपहर 12 बजे करंट अफेयर देख रहे हो, डेली करंट अफेयर. इस क्वेश्चन को आसानी से आप बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.